और यूक्रेन के बोरोदियांका में यूक्रेन की सेना का एक डैम में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन की सेना ने डैम से कई छोटी मिसाइलों को बरामद किया है। बताया गया कि रूस की सेना ने लौटते वक्त इन मिसाइलों को वहां पर बहा दिया था, जिसके बाद अब यूक्रेन की सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन मिसाइलों को बरामद किया। इस वक्त हम बोरोदियांका शहर में हैं, जो बेलारूस से सटा हुआ इलाका है, जहां रूस की सेना ने हमला किया था। सबसे करीब यही इलाका था। इस वक्त देखिए यहाँ पर एक डैम है और डैम के अंदर से कई मिसाइलें और ग्रेनेड निकल रहे हैं। यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चला रही है, जिसमें देखिए कांटों के जरिए इन मिसाइलों को देखिए निकाल रही है। अगर आपकी नजर जा रही हो, देखिए एक छोटी सी मिसाइल है और एक ग्रेनेड भी है यहाँ पर पड़ा हुआ। और ये बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिसमें हथियार हैं। रूस की सेना जब यहाँ से गई तो इन हथियारों को छोड़ करके गई है और इस डैम के अंदर उनको छोड़ दिया था। अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये एक छोटा सा ग्रेनेड, देखिए एकदम साबुत ग्रेनेड है, जिसको कांटे से फंसा करके यूक्रेन की सेना इसको बाहर निकाल रही है। देखिए ये ग्रेनेड है जो अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ, अभी फटा नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे ग्रेनेड, बहुत सारे गोले और बहुत सारी मिसाइल्स, छोटी छोटी बड़े बम इस जगह पर डंप किए गए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो कितना एमुनिशन निकाल करके यहाँ यूक्रेन की सेना ने रखा हुआ है। ये ऑपरेशन पिछले कई घंटों से चल रहा है और इस डैम के अंदर से ही ये सारी चीजें निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जब रूस की सेना यहाँ से वापस जा रही थी तो ये सब कुछ यहीं पर छूट गया, जल्दबाजी में उसको ले नहीं जा पाई। और अब यूक्रेन की सेना इन सब चीजों को देखिए, उधर भी देखिए, ये जो जितना भी एमुनिशन यहाँ से मिल रहा है उन सबको केयरफुली उनका रैपर ऊपर से हटा करके और उसको फिर ये अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए एक सैनिक यूक्रेन का कितनी बारीकी से पकड़ करके यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो ढूंढ रहा है अंदर। देखिए अंदर जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि एमुनिशन है, टैंक के गोले, छोटी मिसाइलें भी यहाँ पर हैं। तो ये सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है बोरोदियांका में और लगातार यूक्रेन की फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ भी सामान छोड़ करके, एमुनिशन छोड़ करके रूस की सेना गई है, उनको अपने पोजीशन में लिया जाए, उनको ले जा करके उस पर रिसर्च किया जाए कि किस तरह से, किन हथियारों से उन्होंने बोरोदियांका पर हमला किया था और कब्जा किया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बोरोदियांका। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लग गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का फैसला किया, जो कि रूस जैसे ताकतवर देश से उनके डर को दिखाता है। जिस तरह से रूस ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ब्रिटेन की बात नहीं मानी, नेटो की धमकी को नकार दिया और यूक्रेन पर हमला बोला, उसने यूरोप के कई देशों को जंग की दहशत से भर दिया। यही वजह है कि वहाँ के देशों में हथियार खरीदने की होड़ लग गई और इसका सीधा फायदा अमेरिका को हुआ। जर्मनी, रोमानिया और स्पेन जैसे देश अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को वो मजबूत कर सके। यही नहीं, युद्ध का डर ऐसा है कि हथियारों की इस होड़ में कनाडा जैसा देश भी शामिल हो गया, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका से हथियार लेने में जुटा है। जबकि यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन और रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो अब अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करेंगे। जिसके बाद जर्मनी ने 14 मार्च को अमेरिका से 35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया और स्पेन ने 16 मार्च को अमेरिका से 8 सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लेने का ऐलान किया। जबकि पोलैंड भी अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक खरीदनेगा, जिसके लिए वो $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रोमानिया ने भी तय किया कि वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा। जबकि कनाडा, जिसका जंग से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, वो भी अमेरिका से 88 नए F-35 लड़ाकू विमान मंगाने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से बाइडेन रूसी राष्ट्रपति की बेटियों से बदला लेने की तैयारी में जुट गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। इसका सीधा और साफ मतलब यह कि अब अमेरिका में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में बाइडेन की इस चाल को एक तीर से 2 शिकार करने जैसा बताया गया, क्योंकि पुतिन की बेटियों को निशाना बनाकर उन्होंने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति को ही घेरने का काम किया। हालांकि पुतिन ने हमेशा अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिनों बाद ही पश्चिमी देशों और अमेरिका ने पुतिन, उनके करीबियों और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। बाद में पुतिन का परिवार भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर आ गया। पहले पश्चिमी देशों ने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अमेरिका ने भी पुतिन की बेटियों पर
कड़े प्रतिबंध लगाए। असल में अमेरिका का मानना है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी इन बेटियों और कई साथियों के नाम पर विदेशों में काफी संपत्ति भी बटोरी। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन की बेटियों और उनके करीबियों को अपना टारगेट बनाया। और यूक्रेन पर रूस के हमले के 44 दिन बीत गए हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अब चीनी साइबर हमले की साजिश का भी खुलासा हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 23 फरवरी यानी यूक्रेन पर रूस के हमले के एक दिन पहले से ही चीनी हैकर सक्रिय हैं। खुफिया अधिकारियों को ये दावा किया जा रहा है कि चीन में मौजूद चीनी हैकर्स यूक्रेन के सीक्रेट चुरा रहे हैं। हालांकि चीन साइबर हमले के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। तो चीन पर साइबर हमले का यहां पर आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन साफ सफाई देते हुए चीन ने साफ इस बात से इनकार किया है और कहा जा रहा है कि 23 फरवरी से ही चीन कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैक कर रहा था यूक्रेन के। और यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले में चीनी हैकर्स की साजिश के आरोपों के बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध सिर्फ बम, बारूद और मिसाइल से ही नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि ताबड़तोड़ साइबर हमले भी हो रहे हैं। और आरोप है कि 44 दिनों में जारी युद्ध में वर्चुअल शहमात का खेल भी चल रहा है और हैकर्स भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और एक तरफ अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद कर रहे हैं, तो दावा है कि रूस का साथ देने के लिए चीन ने हैकर्स की फौज युद्ध में उतार दी है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन के हैकर्स 23 फरवरी यानी कि रूस के यूक्रेन पर हमले के एक दिन पहले से ही सक्रिय हैं और ये लोग यूक्रेन की वेबसाइट पर साइबर हमले करके वहां से जरूरी और गोपनीय जानकारी चुरा रहे हैं। और इन हैकर्स के निशाने पर यूक्रेन के कई कारोबारी संगठनों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा से जुड़े संगठन भी हैं। उधर यूक्रेन में चल रही जंग जितनी लंबी हो रही है, चीन की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। रूस के सामने आने वाली हर परेशानी से चीन की टेंशन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास ज्यादातर हथियार या तो रूस के ही हैं या फिर उनसे मिलते जुलते डिजाइन पर बनाए गए हैं। इसीलिए रूस की फौज को मिलने वाले झटके चीन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। आसमान से जमीन पर गिरने वाला रूस का हर प्लेन चीन को परेशान कर रहा है। यूक्रेन की फौज को मिलने वाली हर कामयाबी रूस की तरह चीन की भी चिंता बढ़ा रही। डर इस बात का है कि अगर इन्हीं हथियारों के साथ कल चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ताइवान पर तो अमेरिका और नेटो पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं। साफ कहा जा चुका है कि अगर ताइवान पर आक्रमण हुआ तो जवाब अमेरिका और नेटो की तरफ से दिया जाएगा। कीव पर कब्जे की कोशिश 40 दिन तक करने के बाद नाकाम होकर रूस की फौज ने अपनी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस बात के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि रूस की फौज को कीव में मुंह की खानी पड़ी और दूसरा ये कि ये जंग अब कई महीने खिंच सकती है। लेकिन दोनों ही सूरत में चीन के लिए परेशानियां कई गुना ज्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह केवल चीन और रूस की नजदीकियां नहीं है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था भी है। क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ट्रेडिंग पर भी चलती है। मतलब ये कि दुनिया भर का सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर बेचना। लेकिन जंग की वजह से समुद्र के बहुत सारे रूट ठप पड़े हैं। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब होने के कारण भी चीन के लिए सप्लाई रूट बहुत अहम है। समुद्र के रास्ते चीन के लिए दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी, चीन के लिए ये मुश्किलें उसके गले की फांस बनती जाएंगी। इसके अलावा भारत की तरह चीन भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए, मतलब पेट्रोल या डीजल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है और जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन की अर्थव्यवस्था में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कीमत कम होने की वजह से ही चीन दुनिया पर दबदबा बनाता रहा है। लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद चीन के लिए बाजार में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बच के रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है अमेरिका को चुनौती देना। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खास तौर पर उसकी नेवी ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा। ताजा हालात को देखते हुए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है
और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। मतलब एक तरफ वो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापार पर कोई आंच ना आए, लेकिन अंदर खाने वो रूस को पूरा समर्थन दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जिस दिन वो अमेरिका पर हमला बोले उस दिन रूस उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। असल में अमेरिका और चीन के बीच फसाद की जड़ है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, और अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर के ताइवान की यात्रा करने की खबरें आईं, चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका को तुरंत यह दौरा रद्द करने की धमकी दे डाली। जबकि अमेरिका और ताइवान की तरफ से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बस ऐसी खबरें हैं कि वो रविवार को जापान के दौरे के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। लेकिन चीन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। बल्कि ताइवान और अमेरिका दोनों को धमकाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन की सेना के 4 विमान ताइवान में घुसे। हालांकि कुछ पश्चिमी अधिकारियों का यह मानना है कि इस युद्ध में रूस का साथ देने के पीछे भी चीन की एक और गहरी चाल है, और वो इस युद्ध में रूस का साथ देने के बहाने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस, बेलारूस और पोलैंड की भी जासूसी कर रहा है। चीन के हैकर्स इन देशों के सैन्य नेटवर्क पर भी साइबर हमले करके जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं, और रूस और बेलारूस और पोलैंड की सरकार इन साइबर हमलों को यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले समझ रही है। लेकिन चीन इस युद्ध में साथ देने के बहाने अपनी खतरनाक चाल को अंजाम देने की साजिश में जुटा हुआ है। वहीं यूक्रेन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए 25,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी हैं। बताया जा रहा है कि इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की मदद से कीव पर होने वाले संभावित हमले में यूक्रेन को बचाने के लिए काफी मदद मिलेगी और हवा से होने वाले हमलों में रूस को जवाब दिया जा सकेगा। खबर है कि इन मिसाइलों के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में यूक्रेन को 60,000 एंटी टैंक सिस्टम भी भेजे गए हैं। ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हथियारों की जरूरत बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार देने की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों से ऐसी ही अपील की थी और दलील दी थी कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को उससे अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने दावा किया था कि रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेत्स्क की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। Треба сказати про якусь іншу країну. Я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस की सेना वहां के दूसरे शहरों में भी मौत का वैसा ही खेल खेलना चाहती है। ज़ेलेंस्की के लुहांस्क और डोनेत्स्क से जुड़े बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं वहां भी लोगों का वही हाल ना हो। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी प्लानिंग थोड़ी बदली है और अब उसका पूरा फोकस पूर्वी इलाके पर है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाके पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है।
पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में नहीं है। वहीं यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो